नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संडे का दिन और आपको बेसब्री से इंतजार राजीव नारायण शर्मा जी का। दुनिया के जाने माने ज्योतिषी हैं। अब तो 50 से ज्यादा देशों से उनके पास फोन आ चुके पिछले 1 डेढ़ सालों में। और संडे को मैं देखता हूँ दुनिया के अलग अलग हिस्सों से मेल आते हैं, लोग उनसे बात करना चाहते हैं, उनका नंबर मानना चाहते हैं। बहुत जबरदस्त उनकी डिमांड है। मैं पहले बता दूं, इस शो से करने से पहले मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपकी ज्योतिष में रुचि हो तो ये शो देखिए, ना रुचि हो तो बिल्कुल मत देखिए। मेरी ज्योतिष में रुचि है, इसलिए मैं ये कार्यक्रम करता हूं। राजीव जी पेशे से इंजीनियर हैं और उसके बाद सालों से वो ज्योतिष का और अध्यात्म का अध्ययन करते हैं। कुछ भविष्यवाणियां सही हुई हैं, कई गलत हुई हैं, लेकिन ज्ञान का भंडार है राजीव जी। तो मैं उनके पास आपको ले चलता हूं। आपसे एक विनम्र अनुरोध करूंगा। बहुत मन के साथ हमने 4 PM म्यूजिक चैनल बनाया है, जिसका आप लोगो देख रहे हैं। यूट्यूब पे जाइए, 4 PM म्यूजिक दबाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिए। बहुत बहुत विलक्षण तरीके के लोग आपको वहां पे गीत संगीत गाते हुए मिलेंगे। ये चैनल बहुत बढ़िया मुकाम पे चल रहा है। आप लोगों के आशीर्वाद से इस चैनल को आपके सहयोग की जरूरत है। और एक चीज के लिए मैं और दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि इस बार भी जो डेटा विंग्स की रिपोर्ट आई है उसमें आपका अपना चैनल 4 PM पूरे देश में पॉलिटिकल कमेंटेटर में एक बार फिर नंबर 1 पे आया है। एक सवा साल हो गया, मुझको याद है कि हर महीने हैं, एक आध महीना छोड़ दिए, लगभग हर महीने हम नंबर 1 पर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब देश में पॉलिटिकल कमेंटेटर में आपके व्यूज लगातार नंबर 1 पर आए, तो ये सिर्फ आपके प्यार के बदौलत हो पाया। मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। आपने प्यार दिया, इसीलिए हम साल सवा साल से लगातार नंबर 1 पर बने हुए हैं। चलते हैं राजीव जी के पास और अनुरोध करूंगा कि उनके पास जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। राजीव जी की बात सुनते हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव नारायण जी आपका। और संडे का दिन बड़ा बेसब्री से पूरी दुनिया आपका इंतजार करती है, अलग अलग देशों में, कि राजीव जी कुछ ऐसा बोलेंगे जो सनसनी होगा, जो नया होगा, जो लोगों को जागृत करेगा। तो आज हम शुरुआत करेंगे आज के कार्यक्रम की राजीव जी, सबसे पहले नमन करते हुए उस शख्सियत को कि जिसका लोहा पूरी दुनिया ने माना, हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिसकी आवाज को पूरी दुनिया सुनती थी। सोशल मीडिया पे अब बराक ओबामा का एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है कि जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो पूरी दुनिया उनको सुनती है। आर्थिक मंदी से आर्थिक मंदी में जो पूरी दुनिया डूब रही थी, तब भारत को बचाने का श्रेय किसी एक व्यक्ति को जाता है तो वो मनमोहन सिंह को जाता है। एक खान सर हैं, बिहार के बड़े चर्चित हैं। उन्होंने एक मैसेज किया है और वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मनमोहन सिंह ने देश का सोना इंग्लैंड में गिरवी रखा 15,000 रुपए में, और 300 करोड़ रुपए लेकर भारत को लगातार 300 करोड़ से इतना विकास हुआ कि 2014 में जब मनमोहन सिंह अपनी सत्ता नरेंद्र मोदी जी को सौंप रहे थे, तो उन्होंने इस बात को याद दिलाया था कि हम उस समय से राजनीति में हैं जब देश पीपीपी में आखिरी मैदान पर था और 15 दिन का पैसा था। देश की कमान मोदी जी आपके हाथ में है और हम पीपीपी में दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं और आज तक दूसरा नंबर नहीं ला पाए मोदी जी। तो हम बता सकते हैं कि आपको 2050 तक ये मनमोहन सिंह पीपीपी में जो कह रहे थे कि हम तीसरे स्थान पर ले आए हैं 50वें नंबर पर, तो वो तीसरे स्थान पर ही हैं। तो आप सोचो कि एक प्रधानमंत्री जो 50वें नंबर पे देश खड़ा था, उसको तीसरे नंबर तक ले आया दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को। और जब मनमोहन सिंह जी ने मोदी जी को सत्ता सौंपी तो देश तीसरे पायदान पे था और आज भी देश तीसरे पायदान पे, दूसरे पायदान पर नहीं आ पाए। आप उस समय में बहुत सक्रिय थे, राजनीति में भी आप लोगों का बड़ा संपर्क था, तो मुझे यकीन था कि आपने मनमोहन सिंह जी की भी जन्मपत्री जरूर देखी होगी, पढ़ी होगी। और आप तो इतने उत्सुक ज्योतिषी हैं कि जब आदमी की इतनी ब्रांडिंग हो रही होती है, पूरी दुनिया से बाई बाई मिलती है, तो आप मुझे बताएं कि आप और खास तौर से अध्ययन करते हैं ऐसी शख्सियत का कि मरने के बाद वो लोग कौन होते हैं जिनको दुनिया सलाम करती है, दुनिया जिनको पूछती है। तो मैं आपसे सिर्फ ये सवाल ना करके मैं ये सिर्फ जानना चाहूंगा कि मनमोहन सिंह जी की अगर जन्म पत्री आपके पास हो तो हमारे दर्शकों को बताएं कि वो कौन सा ग्रह है ऐसा राशि में जो आदमी को चमकता हुआ सितारा बना देता है। उनको मौन प्रधानमंत्री कहा जाता था। भाजपा बड़ा मजाक उड़ाती थी कि ये मौन प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी कहते थे रेनकोट पहन के नहाते हैं, भ्रष्टाचार में तरह तरह के आरोप लगाते थे।
लेकिन वो कभी बोले नहीं, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मौन रह के वो देश में उन्होंने दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। पत्रकारों के जो सवाल पूछे, तीखे, कम कम तीखे, हर एक का जवाब दिया। 50 दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे प्रधानमंत्री जी 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। अन्ना हजारे जी, जिन्होंने आरएसएस की मदद से एंटी करप्शन का माहौल बनाया पूरे देश में, मोदी जी के लिए मैं तो कहूंगा कि मोदी जी के लिए जो पहली सीढ़ी थी वो अन्ना ने बनाई। आज अन्ना भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सत्ता भली आ गई हो, लेकिन मनमोहन सिंह ईमानदार प्रधानमंत्री थे। अन्ना ने भी स्वीकार किया कि उनसे शायद गलती यही होगी, जो मनमोहन सिंह के खिलाफ इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जो आज तक साबित नहीं हुआ। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या जादू है इस जन्म पत्री में मनमोहन सिंह जी की, अब नहीं रहे हो, कि जिस ग्रह ने उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी ख्याति प्राप्त करा दी कि आज भी मनमोहन सिंह मनमोहन सिंह मनमोहन सिंह ही हो रहा है। तो जरा तफसील से बताइए, विस्तार से बताइए कि कौन सी राशि का ग्रह होता है जो आदमी को इतनी प्रसिद्धि दिला देता हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो संजय जी, सबसे पहले तो मैं उस दिवंगत आत्मा को परमात्मा सद्गति प्रदान करे, इसकी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, और उनके समस्त परिवार के मेंबर्स को इस असहनीय लॉस को सहने की शक्ति मिले, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। तो सबसे पहले आपने जो बात कही थी वह देखिए दुर्भाग्य है। हाँ, एक जब आपने कहा था कि 90 में, जो 91 से उन्होंने अपनी इनिंग शुरू की थी एज ए पॉलिटिशियन, तो छोटा सा एक कनेक्शन है मेरे पास में, और कोई नहीं था। कि उनके जो डिप्टी थे, मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस, रामेश्वर ठाकुर जी थे, उनके साथ मेरा संपर्क था। उनके घर में मेरा आना जाना था। मैं मनमोहन सिंह जी से तो कभी नहीं मिला, लेकिन उनके संपर्क में था। मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं 91 में, और रामेश्वर ठाकुर जी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे बाई प्रोफेशन, बिहार के कांग्रेस के नेता, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस से। और उनके बेटे की शादी में मुझे राजीव गांधी को राजीव गांधी से मिलने का मौका मिला था। और राजीव गांधी को मैं अपनी जिंदगी में एक ही बार देख पाया था, वो मनमोहन सिंह, उनके रामेश्वर ठाकुर जी की बेटे की शादी में। सबसे पहले तो आपको मैं बताता हूं कि देखिए, एक दुर्भाग्य है कि मैं लाइन वहां से शुरू करूंगा। उस एक ढोंगी, एक पाखंडी राजनीतिक सत्ता के शासन में आज हम जी रहे हैं, जिस शासन ने निरंतर, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी, तो इनका मजाक उड़ाया था। इसी प्रधानमंत्री का, जिसका दुनिया जो है, मुझे अभी किसी वीडियो में देखने का मौका मिला, तो वो मैं लाइन रिपीट कर रहा हूं नरेंद्र मोदी की। जिस देश की जीडीपी गिर रही हो, जिसका रुपया गिर रहा हो, बेरोजगारी बढ़ रही हो, महंगाई चरम सीमा पर हो, वो देश डामाडोल अवस्था में होता है। ये मनमोहन सिंह जी का मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि रुपया इनकी उम्र के साथ साथ कमजोर हो रहा है। मतलब आप सोचिए, आज परमात्मा ने भाजपा, मोहन भागवत, सारे केंद्र के मंत्री, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को। आप नरेंद्र मोदी को भी अगर भारत मंडपम में ये बिठा करके और उनकी पुरानी वीडियो दिखाई जाए, तो नरेंद्र मोदी जी भी बेहोश हो जाएंगे अपने पुराने कथनों को देख करके। कि जिस मनमोहन सिंह जी का आप मजाक उड़ा रहे थे, मनमोहन सिंह जी ने जब आपको 2014 में सत्ता सौंपी थी, तब जनाब जो है रुपया, एक जो है डॉलर की कीमत 62 रुपए 33 पैसा था। आज आपका रुपया लगभग 86 रुपए पे पहुंच गया है। मतलब एक डॉलर की कीमत 86 रुपए के बराबर है। कहां है आप नरेंद्र मोदी जी? आप तो कह रहे थे देश डामाडोल अवस्था में। आप ही के शब्दों के अनुसार आप देश को डामाडोल अवस्था में ले आए हो। जीडीपी भी नीचे गिर रही है। पिछले क्वार्टर की जो 5.4 की जीडीपी आई थी, होश फाख्ता उड़ गए। एफआईज ने अभी जो लेटेस्ट डेटा आया, अब साल तो खत्म हो रही है संजय जी, एफआईज ने जितना पैसा इस साल लाए थे वो स्टॉक मार्केट में, सब विड्रॉ कर लिया, जीरो। एज ऑन टुडे मैंने किसी फाइनेंशियल एनालिस्ट की वीडियो सुनी थी, उसमें क्या है, एफआईज ने अभी 1200-1300 करोड़ रुपए रह गया, तो वो भी कल के 2 दिन पहले के शेयर बाजार जो फ्राइडे को बंद हुआ उसमें निकाल ले गए वो। तो ऐसे में आपकी हालत यह है। और आप देखिए कि महंगाई कितनी चरम सीमा पर है, कि मनमोहन सिंह जी थे तब 60-70 रुपए रिफाइंड ऑयल हुआ करता था। कॉमन भाषा की मैं बात करूंगा जो दर्शकों को समझ में आती है। आज रिफाइंड कहां पर है, 150 तिगुना हो गया है। तो ये आज नरेंद्र मोदी जी को इस चीज से सबक लेना चाहिए कि परमात्मा ने जो बातें कह करके आपने उस महान व्यक्ति का अपमान किया, भगवान ने उससे बड़ी दुर्गति आपकी की है।
क्यों? उससे बड़ी दुर्गति की है कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट इतना ज्यादा हो गया। सोचिए कि वो व्यक्ति तब आया था जब मात्र 2,500 करोड़ रुपए रह गए थे आपके। और मैंने उनके बारे में, उनकी श्रद्धांजलि में मैं कुछ ज्यादा बोलना चाहूंगा, क्योंकि मेरे दर्शक उसको सुनना चाहेंगे। जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, उस समय केवल 2 हफ्ते का जो है आपका इंपोर्ट का पेमेंट करने के लिए पैसा बचा था, केवल 2 हफ्ते का 91 में। और 2008 में जब सारी दुनिया की जीडीपी उस मार्केट क्रैश कर गई थी, सब प्राइम क्या नाम है, जो कांड हुआ था, जो स्कैम था, उसमें देखिए वो अपने आपके देश को वहां से बचा करके लेकर के आए। तो आपने तो जो आज देश आप चला रहे हो, वो उन्हीं की देन है, उन्हीं का दिया हुआ था। आपको जानकारी होना चाहिए, क्या नाम है संजय जी, उस समय पेट्रोल 72 रुपए होता था, और आज आपका पेट्रोल कहां पर है? तो नरेंद्र मोदी जी ने जो जो कहा था वो सब कुछ हो रहा। बेरोजगारी भी आज चरम सीमा पर है कि आईआईटी और आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट भी, जो प्राइम इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे देश के, वो भी अपना कैंपस प्लेसमेंट पूरा नहीं कर पाते, उनके लोगों को भी रोजगार नहीं मिला है। आपको जानकारी के लिए संजय जी बताता हूं कि जब मैंने इंजीनियरिंग किया था, तो हम लोगों के सामने 10-10 हजार के तादाद में जो है पब्लिक सेक्टर में वैकेंसी निकलती थी। हम लोगों का लास्ट सेमेस्टर में, सब जो मेरे साथ के इंजीनियर हैं, उसके बाद भी इंजीनियर सब समझ सकते हैं कि हम लोगों का लास्ट सेमेस्टर में केवल पब्लिक सेक्टर की वैकेंसी जब आती थी, उनके लिए एग्जाम कब होगा उसकी प्लानिंग में ही सारा निकलता था। आज आप देखिए पब्लिक सेक्टर तो आपने सब बेच दिए हैं प्राइवेट कॉर्पोरेट के हाथों में, औने पौने दाम में। तो आज रोजगार ही नहीं है। तो ये सब चीजें उन्होंने देखी। साथ में एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, आपने कहा था, एक मैं आज दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा। बहुत दिनों से मैंने एक छोटा सा राइटअप तैयार किया था, वो उसकी हेडिंग ये बनाई थी, आज पूरी दुनिया में युवा पीढ़ी को मोटिवेट करने वाले लीडर्स क्यों खत्म होते जा रहे हैं? युवा पीढ़ी को मोटिवेट करने वाले क्यों लीडर खत्म होते जा रहे हैं? आज मनमोहन सिंह जी का एग्जाम्पल देके मैं बताऊंगा कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि किस तरह के जो लोग हैं, जो युवा पीढ़ी को एस्ट्रोलॉजिकली भी समझाऊंगा आपको, और सामान्य उनके जीवन की बातों के बारे में भी। कि ये एक शख्स ऐसा था जो एज ऑन टुडे भी आज की युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश और एक रोल मॉडल बनकर गया। हम इतिहास में नहीं जाते हैं, ये हमारा वर्तमान है। वर्तमान से वो बेचारे 2-3 दिन पहले उनका देहांत हुआ है। तो हम लोग बताते हैं क्योंकि आज का पूरा विश्व स्वार्थ वाला हो गया है। जितने भी आप रीजनल पार्टीज देखें, वो भी सब फैमिली ओरिएंटेड हैं। आप देखिए नरेंद्र मोदी भी बड़े बड़े सपने कह के आए, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। अन्ना आंदोलन के जरिए एक बेसिकली कॉन्स्पिरेसी रची थी आरएसएस ने, और उस अन्ना को आगे करके, और जिसमें आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, और देश की एक अच्छी भली सत्ता को आपने एक महान व्यक्ति की सत्ता को आपने कमजोर किया। और ये देखिए उसका बड़ा दिल था, कलेजा था। वो डेमोक्रेसी में अगर बिलीव करने वाले नहीं होते तो आज के नरेंद्र मोदी अमित शाह की तरह कीले ठुकवा देते बॉर्डर पर, और गार्डर रखवा देते सीमेंट के, और आंदोलन नहीं होते थे। डंडे मार के अन्ना को 24 घंटे में नहीं, 6 घंटे में भगा देते, जैसे रामदेव को भगा दिया गया था उस दौरान। लेकिन वो प्योर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में बिलीव करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने पूरा आंदोलन हो दिया, बंबई में हुआ, पूरे देश भर में फैला, और समय गोदी मीडिया पर भी कोई अंकुश नहीं लगाया उन्होंने। चाहते तो आज नरेंद्र मोदी की तरह अंकुश लगाते तो वो न्यूज फैल ही नहीं पाती। और आज देखिए गोदी मीडिया किस तरह से, हमें याद है हम भी वहां पर अन्ना को आंदोलन को देखने गए थे कि वो किस तरह से लोग इकट्ठे हुए, पूरे देश भर में माहौल बना। तो उन्होंने वो डेमोक्रेसी का 4th पिलर का भी सम्मान किया था, मीडिया का, जो आज बिल्कुल खत्म हो चुका है। आज केवल और केवल नरेंद्र मोदी की चरण वंदना कर रहा, जो कि सबसे बड़ा देशद्रोही है आज के डेट में, गोदी मीडिया। तो मैं आप वो राइटर मोटिवेशन की बात कर रहा था। हम में से ज्यादातर लोग रूटीन लाइफ पर फोकस करते हैं, जैसे वेकिंग अप मतलब उठना, गेटिंग ड्रेस, ईटिंग ब्रेकफास्ट, ड्राइविंग टू वर्क और क्लास, वर्किंग टू अर्न ए लिविंग, कमिंग होम एंड रिपीटिंग द सेम साइकिल द फॉलोइंग डे। हमें अपने जीवन का रियल उद्देश्य ही नहीं पता। हम चिंतन भी नहीं करते, अपने सेल्फिश एटीट्यूड को ऑलवेज पैम्पर करते रहते हैं। उसी के लिए सोचते रहते हैं कितने मकान बनाएं, कौन सी गाड़ी बदलेंगे, कौन से कपड़े खरीदने हैं, इसी मुद्दों में। देखिए जबकि गीता हमें रामायण के विजन से प्रेरणा लेनी चाहिए। रामायण का विजन जो कहता है, रामायण के अनुसार जो सबसे निम्न स्तर का विजन है आपका, वो है आहार निद्रा मैथुन। स्वार्थ, आहार कहते खाने को, निद्रा मतलब शेल्टर, मैथुन मतलब ओन कंफर्ट्स। इन्हें एनिमल लिविंग कहा गया शास्त्रों में, इसको पाशविक जीवन कहा गया है। ये तीनों काम तो पशु भी करते हैं, आहार निद्रा मैथुन, ये तो पशु भी कर रहे हैं।
लेकिन हाईएस्ट विजन रामायण जिसके लिए प्रेरणा देती है, जिसके लिए राम की बात कही जाती है, राम राज्य की बात कही जाती है, बिलीव इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, the attitude of only love and serve everyone without hatred and discrimination of anyone. आप देखिए वो व्यक्ति जब आपके पास आया था और वो उस समय जो है वो यूजीसी के मेंबर वगैरह थे, और देखिए हमारे गीता में भगवान ने जो कहा रोल मॉडल के बारे में, आज मुझे इस टॉपिक पे बोलने का मौका मिला क्योंकि मेरी श्रद्धांजलि आज उस व्यक्ति के लिए है जिसके बारे में मैं बोलना चाह रहा हूं। तो हमारे गीता में भी भगवान कृष्ण ने ये कहा था, हे अर्जुन, आचार्यों, राजनेताओं और अनइंटेलेक्चुअल्स का आचरण ऐसा होना चाहिए जो स्वार्थ यानी काम और लोभ, छल कपट, निंदा, भेदभाव से दूर हो, क्योंकि समाज के अन्य लोग उनका अनुसरण करते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें संजय जी, मैंने पढ़ा था अभी इन्हीं दौरान जो अखबारों में आया, उनके जो बॉडीगार्ड होते थे, आज वो कोई अरुण अमीन करके जो आईपीएस अफसर, असीम, हाँ अभी मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने लिखा था कि वो सरकारी बीएमडब्ल्यू गाड़ी को पसंद नहीं करते थे। वो हमेशा उनसे कहते थे मेरी मारुति 800 मुझे बहुत पसंद है, मारुति 800 में जाना पसंद करते थे। वो नहीं जाते नरेंद्र मोदी की तरह 16,000 का पब्लिक के टैक्स के पैसे से हवाई जहाज नहीं खरीदा था, नरेंद्र मोदी की तरह से फ्लीट ऑफ बीएमडब्ल्यू नहीं खरीदी थी उन्होंने। वो साधारण व्यक्ति थे, तो ये अनुसरण करने वाले लोग थे। तो इसीलिए और एक और भगवान ने कहा कि जो कौन सा ऐसे व्यक्तित्व को आज ऐसा व्यक्तित्व वाला सोच ही जो है देश में दुनिया को राज कर सकता है, जो देशभाव नहीं रखता हो। एक इसमें उन्होंने ये कहा कि देखिए विजनरीज जो विजनरी लीडर possesses clarity of purpose and a long term perspective, or his wisdom empowered decision benefits the community, society and the world. They face difficulties head on, चैलेंजेस को हेड ऑन फेस करते थे। जैसे 1991 में जो हालत थे उन्होंने हेड ऑन फेस किया, 2008 में जो आया ना बिल्कुल हेड ऑन उन्होंने फेस किया 2008 की एक। दे फेस डिफिकल्टीज हेड ऑन, डिवाइजिंग सॉल्यूशन विदाउट succumbing to setbacks. They are exceptional motivators with unending zest for life and desire to live and handle challenges. They inspire confidence in others. They take learnings from all experiences and opportunity, appropriately apply them to deal with the favorable or unfavorable circumstances of life. Upholding values is crucial for effective leadership. They should demonstrate integrity, honesty, ethical conduct, inspire, respect, and set examples to others. They must be humble enough to listen to and accept other opinions when appropriate. तो ये मैं आपको आज ये मैंने ये बातें कही तो मैं आज इनकी हॉरोस्कोप दिखाना चाहता हूं। ये दर्शकों जो है इनकी आपके मनमोहन सिंह जी की हॉरोस्कोप है। हालांकि हमारे शास्त्रों में कहा जाता है मृत्यु के उपरांत देखी नहीं जाती है हॉरोस्कोप, ऐसा मान्यता है, लेकिन मैं आज इसलिए कर रहा हूं कि दुनिया ये जाने की कि ये जितने गुण मैंने अभी कहे कि मोटिवेशनल लीडर में होते हैं वो उनकी कुंडली में है कि नहीं है। तो दर्शकों जो मैंने कुंडली दिखाई 26 सितंबर 1932 का सोमवार के दिन इनका बर्थ हुआ था। और मजे की बात संजय जी एक जानकारी के लिए बता देता हूं, हम लोग जब कुंडली का टाइम करेक्शन करते हैं, जो मेरा बहुत फेवरेट हॉबी है, आप कोई भी टाइम दीजिए, इंटरनेट पर अगर इस कुंडली में जाएंगे तो 2 बजे का दोपहर का टाइम दिया। और मैंने ये दर्शकों जो कुंडली दिखाई है दोबारा दिखा देता हूं, इसमें मैंने 6 मिनट का करेक्शन किया है। मतलब एक 1932 में पैदा हुए व्यक्ति का मैं टाइम करेक्शन कर रहा हूं कि उनका जन्म 1:54 पे होना चाहिए। तो हमने घटनाओं का आधार क्या लिया कि उनकी शादी 1958 में हुई थी, उनकी पहली बेटी 1959 में पैदा हुई थी, उनकी दूसरी बेटी 1963 में होते। जीवन की मेजर घटना को वो प्रधानमंत्री 22 मई 2004 को बने थे, फिर 22 मई 2009 को फिर दोबारा प्रधानमंत्री बने, और जब वो 91 में जून 21 जून या 1991 में वो फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। तो ये जीवन की घटना लेकर मैंने उनका टाइम करेक्शन किया। तो देखिए दर्शकों मैं इस कुंडली की व्याख्या करता हूं। धनु लगन की कुंडली है जिसका कि स्वामी बृहस्पति होता है, दूसरे भाव में उनका शनि, तीसरे घर में उनका राहु, राहु उनको जबरदस्त ट्रेमेंडस करेज देता है, तीसरे घर का राहु बहुत अच्छा माना गया है। और उनके 8वें घर में शुक्र, चंद्र और मंगल 8वें भाव में थे, मतलब चंद्रमा अपनी राशि में ही था। 9वें घर में बृहस्पति था। लग्नेश का 9वें घर में जाना केंद्र त्रिकोण का संबंध बनाकर राजयोग बना रहा है। वो कैसे परिवार में, वो एक बिजनेसमैन ट्रेडर के परिवार में पैदा हुए थे संजय जी, और वो एक राजा क्यों बने?
तो देखिए लगन का स्वामी बृहस्पति 9वें घर में था, तो राजयोग का एक कंडीशन पूरा होता है। दूसरी कंडीशन इसमें थी कि इसमें इनका 9वें घर का स्वामी सूर्य 10वें भाव में था, और 10वें भाव में 10th हाउस में, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं 10th हाउस का सूर्य बहुत पावरफुल माना जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव आपको पोजीशन जरूर देगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जरूर लेके आएगा। आप आईएएस बने या ना बने, पॉलिटिशियन बन सकते हैं, और या जो आजकल लेटरल एंट्री होती है, लेटरल एंट्री के जरिए एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकते हैं। इसीलिए वो पीएम ऑफ पॉलिटिक्स बने। मतलब उन्होंने इकोनॉमिस्ट की पढ़ाई पढ़ी थी, लेकिन और इस कुंडली में दर्शक देख लें कि इकोनॉमी का कॉम्बिनेशन किसी की कुंडली में कैसे देखा जाएगा। सूर्य और बुध अगर इकट्ठे हो तो इट इज ए कॉम्बिनेशन, एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमी। इसीलिए वो इकोनॉमिस्ट थे, और उनका 10वें घर का लॉर्ड उच्च का है, इसीलिए उनको इतना नेम फेम मिला। आप जो कह रहे थे ना दुनिया उनको क्यों याद कर रही है, अगर आपका 10वां घर और 9वां घर का कनेक्शन आपकी जिंदगी के लाइफ में आ जाए तो आपको फेम जरूर दिला देगा। मेरे जैसा छोटा सा व्यक्ति भी, मैं तो अपनी गली मोहल्ले वाले, आप सोचिए मेरी सोसाइटी में भी मुझे कोई नहीं जानता, मेरी भी 9वें घर की दशा चल रही है जो 10वें घर में गोचर कर रहा है। तो आपके माध्यम, आप माध्यम बने और दुनिया मुझे पहचानने लगी। मैं कहीं एक दिन गिन रहा था अपने लोगों से, बताया 40-45 से ज्यादा कंट्रीज में मेरी लोग जानने वाले हो गए, जहां से मुझे कॉल आ चुके हैं अभी 1.5 साल में, लगभग वर्ल्ड की 50 से ज्यादा हो गए। तो ये सब चीजें, मैं मनमोहन सिंह जी की पे आता हूं। सबसे बड़ी उनके बारे में जब मैं अखबार में पढ़ता हूं, एक ऑनेस्ट, हम्बल, डिग्निफाइड व्यक्ति और कंपेशनेट था, मतलब दयालु था। वो क्यों था, याद रखिएगा, अगर आपकी कुंडली में, जो मैंने कुंडली दिखाई थी, किसी की भी कुंडली अपने अध्ययन के लिए ज्योतिष सिखा रहा हूं, 9th हाउस आपका दया करुणा का होता है, एथिक्स का होता है, मॉरलिटी का होता है। इसीलिए उनका कंडक्ट, चरित्र जिसको कहते हैं ना, चरित्र, अच्छा चरित्र के लिए लगन का और 9वें घर का संबंध जरूर होना चाहिए, तो आपका अच्छा चरित्र डिफाइन होता है। दूसरा बात है कि आपके अंदर दया करुणा तभी आएगी, जैसे मैंने राहुल गांधी की कुंडली में भी बताया था कि बृहस्पति उनके लगन में बैठे हैं और 9वें घर को देख रहे हैं। 9-10 का कनेक्शन आ जाएगा तो आपके अंदर कंपेशन जरूर आएगा। तो इनकी कुंडली में 9वें घर का लॉर्ड 10वें घर में चला गया सूर्य, तो इसका मतलब है इनकी वर्किंग में वो झलकता है, जो मैं अभी राइटअप बताऊंगा, जो उन्होंने कभी एक इंटरव्यू दिया था किसी अंग्रेज को, जिसमें उन्होंने बात कही थी कि उनको ये इंस्पिरेशन मिली कहां से। ये कुंडली की व्याख्या तो मैं कर ही रहा हूं। अच्छा, दूसरा बात यह है कि आज एक लीक से हटकर एक चीज बता रहा हूं कि हमारी जीवन में जब अंत आता है, एक ज्योतिषी कैसे देखता है। भाई उनको जाना ही था। इस कुंडली में आप देखिए, दर्शकों दोबारा देख लीजिएगा, उनका मंगल जन्म के मंगल से 8वें घर से गोचर कर रहा था, कर्क में उनका मंगल है, और आज भी एज ऑन टुडे 26 दिसंबर को उनकी डेथ हुई है, उस समय भी कर्क में ही मंगल था। तो जन्म के ऊपर मंगल आ गया, और उनका शनि जो है, जन्म के शनि, उनकी कुंडली में शनि और मंगल आमने सामने हैं। मतलब जन्म का मंगल भी उनके शनि को देख रहा था, शनि आयु का कारक होता है, और इस समय ट्रांजिट में भी शनि कुंभ राशि में बैठे, शनि ट्रांजिट में भी मंगल कुंभ राशि में बैठे शनि को 8वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो इसीलिए उनकी कुंडली में, और जब उनका जो अभी जब देहांत हुआ है, तो उनकी दशा थी जनाब शुक्र में शनि की। इस समय उनकी जो दशा उनकी जो अभी जब एंड हुआ है उनका, तो उनकी दशा चल रही है जरा बृहस्पति में, शुक्र की दशा। बृहस्पति उनके लग्नेश हैं, और इस समय गोचर में रोग के घर से गोचर कर रहे हैं 1 साल से। इसीलिए देखिए उनकी तबीयत साल भर से खराब चल रही थी। शुक्र उनके 8वें भाव में, बिना मृत्यु तब तक इंसान की नहीं होती जब तक 8th हाउस एक्टिवेट नहीं होता। तो उनकी कुंडली में परफेक्टली ग्रहों के कारण 8th हाउस एक्टिवेटेड था, इसलिए जाना था। एक इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं, एक लॉजिक है, इसको हमने कही, क्योंकि हमें किसी के पुनर्जन्म की बात तो नहीं पता, कोई हमें फीडबैक तो मिली नहीं, आज तक कोई केस नहीं आया। लेकिन अगर किसी का 10वां घर हो और जाते समय उसके 10th घर से एक्टिवेटेड दशा चल रही है, जैसे बृहस्पति उनके 6वें घर में गोचर कर रहा था, 5वीं दृष्टि से 10वें घर को, उनका दोबारा जन्म हो जाएगा। ये रीबर्थ लेंगे। और दूसरा बात कि एक और हमने कॉम्बिनेशन देखा था कि किसी व्यक्ति को इस संसार से विदाई उसकी संतुष्ट आत्मा के रूप में तब होगी जब 9वें घर की दशा में, वो 9वें घर में संबंध बनाने वाली दशा से जाएगा। तो टोटली सेटिस्फाइड सोल, जिसको सोल को तसल्ली हो कि मैं जिस लिए भगवान तूने मुझे भेजा था, मैं पूरा काम करके आई हूं, ऐसा सोल मानती है। तो मनमोहन सिंह जी की विदाई इसी तरह की हुई थी, वही है। और इनके जो है, मैं और आपको बता दूं एक और अच्छा कॉम्बिनेशन, जब मैं इनकी बारे में थोड़ा विकिपीडिया से पढ़ रहा था, ये टीचर भी रहे हैं, थोड़े टाइम इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था। तो 9वें घर का स्वामी, 9वां घर गुरु का होता है,
9वें घर का स्वामी अगर 10वें भाव से संबंध बना, ऐसा व्यक्ति टीचर होता है, कोई 10वां वर्ग कर्म का है। तो इसलिए थोड़े समय इन्होंने पढ़ाया भी है और ये राजनेता भी बने और साथ में जो है प्रधानमंत्री भी बने। अब मैं आपको बता देता हूं इनके कंट्रीब्यूशन क्या थे, जो देश इनको याद करेगा, जो हम लोगों को आना चाहिए। ही वॉज देखो उनके बारे में जो अखबारों ने लिखा, मैन हु लिबरेटेड इंडियाज ड्रीम, ट्रांसफॉर्म्ड इस पॉलिसीज एंड फॉर्चून। ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ 91 रिफॉर्म्स। इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल था, भारत का फॉरेक्स रिजर्व गिरकर लगभग 2500 करोड़ रुपए रह गया था, जो केवल 2 हफ्तों के इंपोर्ट को कवर करने के लिए सफिशिएंट था। ग्लोबल बैंक्स ने लोन देने के लिए उस समय मना कर दिया था, महंगाई चरम सीमा पर थी। सिंस कंपैशन एंड विजन ट्रांसफॉर्म्ड एंड एम्पावर्ड द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ कंट्री, ही ब्रॉट प्राइड एंड ऑनर टू द कंट्री। उनके कंट्रीब्यूशन क्या थे? शील्डिंग इंडिया फ्रॉम 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, सॉलिडिफाइंग आवर बॉर्डर्स विद द हिस्टोरिक इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील, जहां भाजपा ने उस समय न्यूक्लियर डील का विरोध किया था लेफ्ट के साथ मिलकर के। दर्शकों, देश के साथ गद्दारी की थी भारतीय जनता पार्टी ने उस समय मनमोहन सिंह की सरकार गिराने के लिए 2008 में, जब वो न्यूक्लियर डील अमेरिका से सिविल पर्पस के लिए, सिविलियंस के यूज के लिए बात कर रहे थे, मिलिट्री के लिए नहीं। उसमें भाजपा ने इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके इनको सरकार को गिराने की कोशिश। और मैं आपको गवाह बता देता हूं, मैंने वो प्रेडिक्शन की थी। और एक जितेंद्र सिंह होते हैं कांग्रेस के नेता, जो अलवर के राजा रॉयल फैमिली से हैं। तो संजय जी, उन जितेंद्र सिंह को मैं कांग्रेस के दफ्तर में कह के आया था पर्सनली, और हॉरोस्कोप कांग्रेस की दे के आया था कि कांग्रेस की सरकार बचेगी। मैंने अपने गुरुजी को भी अपनी फाइंडिंग दिखाई थी, उन्होंने तो गुरुजी ने कहा कि भाई बहुत अच्छी आपने भविष्यवाणी करी है। तो मैं आपको बताऊं, उस समय भी मैंने कांग्रेस की भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस मनमोहन सिंह की सरकार बचेगी। और उस समय में टीवी के सामने बैठ करके अपनी भविष्यवाणी सच होते हुए देख रहा था, जब स्पीकर ने फाइनल जो है नंबर्स बताए हैं इनकी सरकार बचने के, तो उस समय मैं विटनेस था। तो इन्होंने सबसे बड़ी बात है कि भाई अपने सॉलिडिफाइंग अवर बॉर्डर्स विद द हिस्टोरिक इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील फॉर अपलिफ्टिंग द पुअर विद द राइट टू एजुकेशन एक्ट लेकर के आए थे 2009 में। फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर के आए टू मिलियंस ऑफ इंडियंस विद द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में, जिसका की फायदा नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं। आपका वो फूड सिक्योरिटी एक्ट की वजह से ही आप वो 5 किलो अनाज फ्री में दे रहे हो और वोट बटोर रहे थे, उसकी नींव तो मनमोहन सिंह जी रखे गए थे। फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट विद द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 में लेके आए थे। बूस्टिंग अवर फ्यूचर बाय इंश्योरिंग एन एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट बाय 7.8% तक गई थी इनकी। चैंपियनिंग द राइट्स ऑफ द बैकवर्ड विद द लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में लेके आए। ब्रिंगिंग रिलीफ टू मिलियंस ऑफ फार्मर्स विद द एग्रीकल्चर डेट वेवर एंड डेट रिलीफ स्कीम। बराक ओबामा ने जो कहा था वो आपने बता ही दिया। मैं आपको बताऊं, इन्होंने यूएस सहित जबकि मोदी जी का हाल ही है, ये तो जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। जहां वो बराक ओबामा कहते हैं कि जब मनमोहन सिंह जी बोलते हैं, लिखा उन्होंने कहा, व्हेन मनमोहन सिंह जी स्पीक्स द वर्ल्ड लिसन। जबकि मोदी जी का हाल यह है कि वो एक तो वो जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, मार्केटिंग करते हैं, इसलिए दुनिया इनको अब गंभीरता से नहीं लेती। इन्होंने यूएस सहित समस्त यूरोपियन देशों, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी सभी से संबंध बिगाड़ लिए हैं। रशिया से केवल व्यापारिक रिलेशन है, वो भी चाइना से के डर के कारण। सभी पड़ोसी देशों से इनका झगड़ा हो चुका है। इनका एनएसए एचएम का विदेश में हत्याएं कराने के लिए नाम लिया जा रहा है। एक बड़े कॉर्पोरेट हाउस का बचाने के लिए सारा सरकार की ऊर्जा इन्होंने साख पर दांव पर लगा रखी है। मनमोहन सिंह जी ने और अच्छे काम किया कि अपग्रेडेशन ऑफ रिलेशन विद एशियन टू ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2012, doubling of India's foreign trade and greater integration into world economy that help reduce poverty, stable, long-term and mutually beneficial relations with all major powers. Foreign policy not just about interest but also values dear to Indian people, economic development within the framework of a plural, secular and liberal democracy that inspired people around the world. जबकि मोदी सरकार का परसेप्शन संपूर्ण विश्व में डेमोक्रेसी को कमजोर करके भ्रष्ट कॉर्पोरेट को आगे बढ़ाने का, जगह जगह विश्व में वहां के नागरिकों की हत्या करा के गुंडागर्दी करने और भेदभाव करने जैसे मानवता की हत्या का बन गया है। जब वो 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर बने तो भारत का जीडीपी मात्र 1.4% था संजय जी। जब वो आए थे 1.4% था, 1.4% से 7.3 तक लेके गए। और ही वॉज वेरी गुड एट डायलॉग बिल्डिंग एंड कंसेशन, मतलब डायलॉग करना और
सबसे सामंजस्य बैठाना उनकी एक खूबी थी, जबकि मोदी जी इसके एकदम विपरीत है। इन्होंने कंसेंसस और डायलॉग दोनों ही पसंद नहीं है मोदी जी को। टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी ही ब्रॉट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लेके गया आईटीआई। टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉर पुअर, राइट टू वर्क, नरेगा लेकर के आया था 2005 में, लेटर रीनेम मनरेगा इन 2009 में उसका नाम बदल दिया, मनरेगा कर दिया था। और देखिए इस व्यक्ति को ने किस किस पदों पर वो गया है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री 1972, फाइनेंस सेक्रेटरी 1976, मेंबर सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन 1980, आरबीआई गवर्नर 1982, प्लानिंग कमीशन हेड 1985, इकोनॉमिक एडवाइजर टू पीएम 90, एफएम 91 to 96, पीएम 2004 to 2040। इसके विपरीत मोदी जी की क्वालिफिकेशन जो हमें आज तक डाउटफुल है, सभी देश को डाउटफुल है। उन्होंने एक कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस में कोर्स किया था, जो आज तक किसी यूनिवर्सिटी ने वो कोर्स डिजाइन ही नहीं किया है। उसमें उनकी वो बीए और एमए है मोदी जी, जो आज तक किसी यूनिवर्सिटी ने शुरू नहीं किया है, उसमें उन्होंने ग्रेजुएशन पीजी किया है। मोदी जी सदैव गुजरात के सीएम रहते हुए इस बेहद हम्बल जेंटलमैन का और उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज का मजाक उड़ाते रहते थे। अपनी सभाओं में कहते थे, देखिए देश का रुपया पीएमक्यू के साथ कम्पीट कर रहा है। संघ के लोगों को, इस सब को आज परमात्मा ने मोदी का घमंड तोड़ दिया। अंधभक्तों, संपूर्ण भाजपा संघ के लोगों को डूब मरना चाहिए कि भारत की करेंसी लगभग $1.86 के बराबर हो चुका है। और संजय जी आपको बताऊं, ये जानकारी के सच बता देता हूं, प्रोग्राम आज हमारा मनोज सिंह जी के भी समर्पित है, एक दो हॉरोस्कोप बोल लूंगा। देखिए संजय जी, जो अभी मैंने एक इकोनॉमिस्ट को मैं सुन रहा था कि आरबीआई इस समय डॉलर को जो $86 पे गिरा है, अभी भी सपोर्ट करने के लिए डॉलर बेच रही है कि जिससे रुपया और नीचे न गिर जाए। वो क्यों कर रही है? क्योंकि फरवरी मार्च में इंटरेस्ट की किस्त देने का टाइम आ रहा है। तो हमारे कुछ कॉर्पोरेट के बड़े नामी ग्रामों में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने विदेशों से बहुत ज्यादा लोन ले रखा है। अगर रुपया आपका और पिट गया तो उनका वो ईएमआई का लॉस, उनका फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। तो इसमें देश की जनता के साथ धोखा कर रही है आरबीआई कि अपने डॉलर्स का रिजर्व बेच रही है और वो गिरा। तो इस समय इतनी है, वास्तविकता यह है कि आज आपका डॉलर लगभग $90 के आसपास आ ही चुका है। वो तो आरबीआई ने सपोर्ट दिया हुआ है। तो देखिए संजय जी, एक मैं बहुत जानकारी के लिए बताता हूं। अभी कुछ महीने पहले जो नोबेल मिला था, इकोनॉमी में नोबेल प्राइज मिला था, उन्होंने क्या कहा है वो मैं दर्शकों को सामने शेयर करना चाहता हूं। Nobel Prize winner on economy said that it's for institution to reclaim the high ground in order to deliver the promise of democracy. A message highly relevant for India whose strong GDP growth hides many fault line. हम बहुत सारी, आपको पता है मनमोहन सिंह जी के टाइम में जो जीडीपी की कैलकुलेशन थी, जो फैक्टर्स लिए जाते थे, मनमोहन सिंह जी इन्होंने, मोदी जी ने बदल दिए। और उसमें कुछ उन्होंने, जैसे आपकी महंगाई में से वो खाने पीने की चीजों को हटा दिया, सो दैट को वो बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई न दिखाई दे। तो ये सब इन्होंने बदमाशी, आरबीआई के गवर्नर रघुराम जी ने भी यही कहा था कि इन्होंने अपनी इकोनॉमी की तस्वीर ठीक ठाक रखने के लिए कुछ उसके कैलकुलेशंस को चेंज किया। तो उन्होंने, जो नोबेल प्राइज विनर ने ये क्या कहा, दे फाउंड इन रिसर्च, उन्होंने जो रिसर्च पाई, अभी जो नोबेल मिला है जिनको, दे फाउंड इन रिसर्च दैट प्रॉस्पेरिटी टुडे इज पार्टली ए लीगेसी ऑफ हिस्ट्री। Countries that developed institutions that protected personal prosperity rights and allowed widespread economic participation tended to end up on a pathway to longer term prosperity। मतलब जहां पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बचाया जाता है, उनके हिसाब से काम किया जाता है, लोगों की पर्सनल जो है सिक्योरिटी है उसका प्रोटेक्शन किया जाता है, वहां पर उन्होंने देखा कि सुख समृद्धि, जो कहते हैं ना संपत्ति या समृद्धि, ज्यादा समय तक रहती है। दोज कंट्रीज, वो कहते हैं नोबेल साइंटिस्ट, दोज कंट्रीज दैट हैड एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस, वन दैट हेल्प्ड एलाइट्स टू मेंटेन कंट्रोल बट विच गेव वर्कर्स एंड सिटीजंस लिटिल होप ऑफ शेयरिंग इन द वेल्थ मेयर बाई प्रोवाइडेड शॉर्ट टर्म गेन्स फॉर द पीपल इन पावर। तो उन्होंने कहा कि ये शॉर्ट टर्म की इकोनॉमी होती है कि जिसमें आप एलाइट्स लोगों को, बड़े लोगों को आगे बढ़ा दो। जैसे कि आपने देखा 185 अरबपति हो गए, बेचारा 98% देश गरीब है। तो उन्होंने वार्न किया है उन इकोनॉमिस्ट साइंटिस्ट ने कि ऐसे देश कभी भी सुख समृद्धि में नहीं जा सकते, जो कि आपके लिए खतरा है। और आपको खतरे की बात जान के लिए बता देता हूं, देश उसके लिए हालात, हमारी देश की जिंदा है,
हम लोग ही जिंदा हैं, हम लोग भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल लोग। आज देश की हालत, इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार है? पहले देश जब आजाद हुआ था तब लोग नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की भावना से अलग अलग प्रोफेशन, इंजीनियर, डॉक्टर, मिलिट्री, साइंटिस्ट, टीचर, सीए, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियंस बना करते थे, आईएएस बनते थे, पढ़ाई करके सरकार के साथ जुड़कर पार्टिसिपेट करते थे। सरकार भी अपने सिटीजन्स के लिए दिन रात करके इंस्टीट्यूशंस बनाने और उसको चलाने का ध्यान रखती थी। मैंने जब, हाँ ठीक है, आज देखिए कॉर्पोरेट, आज हालत ये हो गई है कि सारा कॉर्पोरेट के हवाले कर दिया गया। तो कॉर्पोरेट के लोग कौन है? वो तो भाई व्यापारी हैं, वो बिजनेस कमाने के लिए, पैसे कमाने के, उनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, उनका पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। वो तो अब 1990 के लिबरलाइजेशन के बाद देश के लोगों की मानसिकता गवर्नमेंट पॉलिसीज के स्टडी करने के बजाय एक सेल्फिश कंज्यूमर की बन गई है। हम लोग भी बदल गए। 1991 के बाद जब लिबरलाइजेशन हुआ, हम कंज्यूमर बन गए, मतलब हमें गाड़ियां खरीदनी है, मकान खरीदनी है, एसेट्स बनानी है। आज हालत यह है कि आप देख रहे हैं, आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि डिमांड गिर गई है, शहरों में गिर गई, मतलब वो सारा कंज्यूमरिज्म की भी हवा निकल गई है, वो गुब्बारा फट गया, वो गुब्बारा फट गया। और आज आप आपको पता है आज की स्थिति यह है, नरेंद्र मोदी ने आपको एक डेटा साइंस का एक पार्ट बना दिया। आप डेटा बन के रह गए हैं कि इतने परसेंट स्टूडेंट हैं, इतने परसेंट बुड्ढे हैं, इतने परसेंट ये कास्ट के, इतने परसेंट वो कास्ट के, सो डेटा का पार्ट बन के रह गए। चलिए अब मैं एक चलते चलते एक हॉरोस्कोप और लूंगा, उसके बाद प्रोग्राम से। एक चीज आपने मनमोहन सिंह जी के कुछ इतना ज्यादा अद्भुत तरीके से बताया कि मेरा मन भी नहीं कर रहा था मैं आपको रोकूं, पता ही नहीं चला कब 35 मिनट हो गए बातचीत करते करते। मुझे भी याद आ रहा है एक बार क्या हुआ राजीव जी, एक बहुत सीनियर नेता है कांग्रेस के, मेरे मित्र हैं, अभी भी बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका फोन आया, बोले संजय जी भाई ये जो है यूपी की पॉलिटिक्स क्या चल रही है, मैं स्पीकर फोन पे हूँ, कोई तुम्हें सुन रहा है, बाद में बताऊंगा कौन है, जरा बता दो क्या हाल क्या चल रहा है। तो मैंने जो स्थिति चल रही थी, जो पॉलिटिकल पार्टी की चल रही थी, वो मैंने सब बता दी उनको कि ऐसे ऐसे ये पॉलिटिकल आंकड़े हैं, मेरे हिसाब से ये गोड़ा है, ये गड़बड़। तो जब मैंने अभी बात खत्म कर ली 3-4-5 मिनट में, बोला अच्छा मैं बात करा रहा हूँ तुम्हारी एक शख्स से, फिर तुम पहचानना। मैंने उधर से जब आवाज आई कि वेल डन संजय जी, मैं आपको सुनता हूँ, तो मुझे राजीव की आवाज सुन के मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने फिर कुछ चोक सा लिया, मैंने कहा प्रणाम सर, मैं मतलब भौचक्का हूँ आपकी आवाज सुन के। बोले नहीं नहीं संजय, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं सुनता हूँ तुम्हें। और मनमोहन सिंह जी थे, तो वो इतने इतने ओ, इतने अरे इतने वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या वो चैनल तक उनने कई स्टोरी सुनी थी, तो कांग्रेस नेता ने मुझसे बाद में बात कराई। तो अद्भुत थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश को उन्होंने यहाँ तक पहुंचाया। राजीव जी, मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि नया साल, हमारा प्रोग्राम 29 को 3 साल, अगला जब प्रोग्राम होगा तो नए साल में होगा। तो पहले तो दर्शकों को शुभकामनाएं नए साल की। इसका भी विरोध होता है, क्रिसमस का विरोध होता है कि भाई साहब क्रिसमस क्यों मना रहे हो। लखनऊ में चर्च के बाहर आप खड़े होकर भजन कर रहे हो, जय हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हो, तो ये अपने ईसाई धर्म का अपमान नहीं कर रहे हो, ये अपने धर्म का अपमान कर रहे हो। हिंदू धर्म ऐसा नहीं है जो ये कहे कि तुम दूसरे की पूजा पद्धति में जाके हल्ला करो, हंगामा करो। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं हिंदू धर्म के बारे में, लेकिन मैंने जहां तक पढ़ा है, मैंने कभी ये नहीं पढ़ा कि आप दूसरे धर्म की पूजा पाठ में आप हस्तक्षेप करो। लेकिन यहाँ तक आ गया है किताब, अब आप क्यों क्रिसमस मनाते हो। मैं तो ये देखता हूँ कि राजीव जी जितने प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो होली हो, दीपावली हो, ईद हो, ये सारे प्रोग्राम सभी के होते हैं। मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं किसी एक उम्र के लोगों के होते हैं, लेकिन बच्चों का मेरे हिसाब से जो एक त्योहार होता है, होली दिवाली सबके होते हैं, लेकिन मुझे लगता है बच्चों का त्योहार जो होता है वो सबसे बड़ा क्रिसमस होता है। मैंने हर घर में देखा है, छोटे बच्चे होते हैं, मेरे बच्चे भी, मेरे बेटे बेटी भी दोनों जब छोटे थे तो एक पर्ची रख के तकिए के नीचे रखते थे। उनको लगता था कि सेंटा आएगा, फिर उसको गिफ्ट मिल जाएंगे, और माता पिता भी बड़े खुशी से जो लिखते थे, टॉफी ले आना, चॉकलेट ले आना, किताब ले आना, वो किताब ला के रख दिया करते थे। दिन भर बच्चे अपने घर में सेंटा की फोटो सजाते थे। तो मुझे लगता है बच्चे जिस त्योहार में सबसे ज्यादा खुद इन्वॉल्व होते हैं, या बच्चों का जो त्योहार होता है वो क्रिसमस होता है। सभी होते हैं लेकिन बच्चों का ये त्योहार होता है। तो मैं आपसे बात ये कर रहा था कि ये संस्कृति यहाँ तक आ गई कि अब नए साल में भी शुरू हो गया कि हमारा त्योहार नहीं, हम नया साल नहीं मनाएंगे। अरे ठीक है, आपको जो नया साल मनाना मनाना, लेकिन पूरी दुनिया एक नियम से चलती है। जो 12 बजे का टाइम निर्धारित है, तो वो उसी के हिसाब से घड़ियां चलेंगी ना। अब ये कह दो कि तब नहीं, हमारे धर्म में तो 3 बजे के हिसाब से चलेंगी। नया साल ऑस्ट्रेलिया में भी 1 जनवरी को मिलेगा, अमेरिका में मनेगा, लंदन में भी मिलेगा, सबके 1 जनवरी को मनेगा। तो उस पे भी बात मैं जानना चाहता हूँ इन 2 बातों पे। एक तो मैं थोड़ा-सा ये आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या हिंदू धर्म, चूँकि आपने बहुत पढ़ा है, हिंदू धर्म इस बात की इजाज़त देता है कि आप किसी के धार्मिक
त्योहार हो, उसका पर्व हो, उसके धार्मिक स्थान के बाहर जाके अपने हरे राम हरे कृष्णा करने लगे। पहला सवाल। और दूसरा सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है, नए साल पे हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियों का क्या भविष्य रहने वाला है? इन दोनों बातों पर राजीव जी आपका मार्गदर्शन चाहिए। हाँ, जी, बहुत अच्छी बात। देखो, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ दर्शकों, आपकी जानकारी के एक बहुत अच्छा इनपुट देता हूँ। जो आज़ादी का आंदोलन हुआ था, जिसमें कि नेहरू जी, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद जी, इवन मोहम्मद अली जिन्ना भी उस समय पार्ट में थे, उनके उसी मतलब आंदोलन में शामिल थे, मौलाना आजाद वगैरह वगैरह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुखदेव, ये सब जो इस आंदोलन के पार्ट थे। उस समय का आंदोलन संजय जी वो केवल अंग्रेजों के खिलाफ था। मतलब वो आंदोलन था केवल अंग्रेजों के खिलाफ, मतलब जो विदेशी लोग थे उनके खिलाफ था। लेकिन कालांतर में जब संघ की स्थापना हुई थी तो हेगड़ेवार जी का उद्देश्य जरूर पॉजिटिव था कि उन्होंने जब 1925 में संघ की स्थापना की तो धार्मिक संस्थान था, एक धार्मिक एनजीओ था, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी। लेकिन इनका सत्ता का बिगड़ गया। गुरु गोलवलकर के बारे में भी मैंने कुछ पढ़ा है, वो थोड़ा से पद से भटक गए थे, उसके बाद के सभी लोग। तो ये जो हिंदुत्व का शब्द है, आपको बता देता हूं, हिंदुत्व का शब्द बेसिकली कोई हिंदू धर्म नाम की हमारे शास्त्रों में चीज ही नहीं है। कोई हिंदू धर्म नाम की चीज नहीं है। आपको पिछले कई प्रोग्राम पहले भी मैंने बताया था कि खाड़ी के देश सिंधु घाटी के इस तरफ के लोगों को वो सा बोल नहीं पाते थे, हा हा कहते थे, हिंदू हिंदू कहते थे। तो प्रैक्टिकली अगर आप देखिए, आप इतिहास को पढ़ें या अंधभक्त भी पढ़ें, आपके यहाँ आपके देश में कोई एक सिंगल भाषा नहीं बोली जाती है। आपके यहाँ कितनी भाषाएं हैं? तो इसी तरह से आपको बताऊं, आपका जो सिंधु घाटी के इस तरफ जो लोग थे, आप इतिहास पढ़िए दर्शकों, आपको पता लगेगा कि सिंधु घाटी के जो इस तरफ लोग थे उसमें मेजोरिटी जो बेसिकली दलित और आदिवासियों की ज्यादा थी। वो तो आपके गीता को और रामायण को महाभारत को जानते ही नहीं थे। वो तो जंगलों में पेड़ों की और प्रकृति की पूजा करते थे। उस समय जो आपको पता है वेदों में भी प्रकृति की पूजा को कहा गया है। ये जो मानव को मनुष्य को पूजने की प्रथा तो पौराणिक काल से आई, जब पुराण बने हैं। वेदों ने भी कभी मनुष्य को पूजने का कभी भी विधान नहीं बताया है। वेदों ने प्रकृति की पूजा कही है। वेद जो हमारे प्रथम ज्ञान है सृष्टि के। और आपको बता, मैंने आपके हर प्रोग्राम में कहा था कि परमात्मा के स्वरूप को वेदों ने 5 संकेतों से बताया है कि 5 संकेत से परमात्मा आपको महसूस हो सकते हैं। वो है ज्ञान, सत्य और आपको प्रकाश, आनंद और चेतना। ज्ञान, सत्य, आनंद, चेतना और प्रकाश, ये आपके जो है क्या नाम स्वरूप माने गए ईश्वर के। जैसे जैसे बढ़ने लगे, समाज में बढ़े या व्यक्ति में बढ़े, तो उसके अंदर परमात्मा का तत्व आएगा। और तो हिंदू धर्म कोई था ही नहीं। ये लोग आपके आदिवासी जो आज जो मैक्सिमम पॉपुलेशन इन्हीं लोगों की थी, पहाड़ों में जंगल नहीं थे, जहां पर थोड़ा सा पोर्शन ही तो था, हिंदी भाषा भी नहीं थी उस समय। तो ये हिंदू धर्म नाम की कोई चीज नहीं। ये आरएसएस के कुछ लोगों ने या हिंदू सभा जो बनाई गई, तो इन्होंने देखो नैरेटिव वहां से चेंज कर दिया। ये इन्होंने हिंदू धर्म इसलिए खड़ा किया था भेदभाव करने के लिए कि जो मुसलमान हमारे देश को अपना रहे थे, वह हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। सो प्रैक्टिकली इसका आधार ही इलॉजिकल है और नॉन टेक्निकल है। कोई हिंदू धर्म नहीं है। सनातन धर्म जरूर, सनातन का मतलब प्राचीन होता, सनातन धर्म जरूर कहा गया है, वो प्राचीन से शब्द से आ गया। लेकिन वेद थे, मैंने पहले बता दिया, वेदों में प्रकृति की पूजा कही गई है, परमात्मा। अब आता हूं जैसे नई साल की बात। ये बात सच है क्योंकि वैदिक ज्योतिष के अनुसार, मैं एक ज्योतिषी होने के नाते मैं सत्य को बताना मेरा काम है और क्लैरिटी लाना। क्योंकि हमारे ऋषियों ने पूरे ब्रह्मांड के 12 डिवीजन किए थे। एक 360 डिग्री का गोला है, सर्किल है, उसके 12 डिवीजन करेंगे तो जो लोग साइंस पढ़े हैं वो देख सकते हैं कि एक सेगमेंट की डिस्टेंस 30 डिग्री आ जाती है। मतलब एक भाग जिसको हम घर कहते हैं कुंडली में, या भाव कहते हैं, वो हाउस कहते हैं अंग्रेजी में, वो उसकी दूरी कितनी 30 डिग्री, क्योंकि सर्कुलर मोशन है। तो सूर्य जो है एक नंबर से हमारे सूर्य कौन है, सूर्य के इर्द गिर्द सारे क्या नाम है ग्रह घूम रहे हैं, और सूर्य से ही सोलर वर्ष आता है। सोलर वर्ष कहते हैं ना। और सूर्य हमेशा मिड मंथ में अपनी राशि बदलता है, जिसको संक्रांति हम कहते हैं। तो सूर्य जब एक नंबर से शुरू करेगा कहां स्टोरी अपनी मूवमेंट को, मतलब ऐसे तो सूर्य के इर्द गिर्द सब घूम रहे हैं, लेकिन पृथ्वी पे रहने वाला व्यक्ति देखता है कि सूर्य हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है। इसलिए मैं उसी भाषा में बात करूंगा कि जब सूर्य एक नंबर से शुरू करता है तब हमारा जो है पहला महीना होगा। लेकिन प्रैक्टिकली इस समय सूर्य 9 नंबर राशि में है, तो इसलिए वैदिक ज्योतिष के अनुसार ये नया वर्ष तो हो नहीं सकता, क्योंकि धनु राशि में है ना भाई। काउंटिंग तो एक से शुरू करोगे,
तो जो मार्च के महीने में जब 1 नंबर राशि है, जब आपका संवत्सर होता है, वो एक्चुअली में प्रकृति का नव वर्ष होता है। इसीलिए वो हिंदुओं का नव वर्ष भी नहीं है, वो नेचर का पहला वर्ष है, क्योंकि सूर्य वहां से 1 नंबर से स्टोरी शुरू कर रहा है। तो मैंने दर्शकों ये बता दिया। इसलिए हाँ, ये वर्षफल उनके लिए लागू होता है जिनकी जनवरी में बर्थ आ जाए, 1 जनवरी को बर्थ है तो एनुअल हॉरोस्कोप कहा जाएगा। और जनवरी के महीने में किसी का जन्मदिन आ जाए तो उसको लिए वर्षफल में जैसे मेरा 5 जनवरी को आने वाला है तो मेरा ये नया वर्ष होगा। यस यस यस, अगले प्रोग्राम में मैं आपका एनुअल हॉरोस्कोप बता दूंगा। तो मैं आज आप एक तो दर्शकों, आज मैं आप एक कुंडली में चर्चा करने जा रहा हूं। 2 जनवरी 1978 को इंदिरा कांग्रेस फॉर्म हुई थी। तो मैं आज आपके सामने एक कुंडली चर्चा करूंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि ये लॉजिकल है, इसका वर्षफल बताया जा सकता, क्योंकि इसका जन्म 2 जनवरी को हो रहा है। तो ये कांग्रेस की पिछले वर्ष की कुंडली दिखा रहा हूं दर्शकों, पिछले वर्ष की है। पिछला वर्षफल जब शुरू हुआ था 2 जनवरी 3 जनवरी को हुआ था, मतलब। और वर्षफल की भी मैंने आपको टेक्निकलिटी बताई थी कि ये किताब है एनुअल हॉरोस्कोप की। ये दर्शक देख लें, ये एनुअल हॉरोस्कोप की किताब है। इसकी ताजिक नीलकंठी, मतलब तजाकिस्तान में इसकी विद्या को लोग पढ़ के गए थे भारतवर्ष से। तजाकिस्तान में वो सिद्धांत तजाकिस्तान से यहां पर आए हैं, इसलिए ताजिक नीलकंठी इसका क्लासिकल ग्रंथ है इस एनुअल हॉरोस्कोप के ऊपर काम करने का। तो इसमें ये कहा गया है कि जब सूर्य आपके जन्म के समय जब आप पैदा होते हो उतनी डिग्री का आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका 5 जनवरी का जन्म है, और 5 जनवरी का मैं एक उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं 6 बजे सुबह जन्म हुआ, लेकिन इस साल सूर्य अगर 5 जनवरी को जो आपकी जन्म की कुंडली में सूर्य की डिग्री होगी वो 6 जनवरी को आ रहा, तो 6 जनवरी से वर्षफल शुरू होगा आपका। क्योंकि हमें सूर्य की वही 0 डिग्री वही चाहिए जो आपकी जन्म के समय थी। तो ये कांग्रेस की जो पिछले वर्ष की कुंडली बनी थी वो 3 जनवरी, प्रैक्टिकली तो पार्टी फॉर्म हुई थी 2 जनवरी, 3 जनवरी को सुबह 7:08 पर बनी थी। ये धनु लगन की कुंडली थी, और इसमें धनु लगन का स्वामी बृहस्पति 9वें घर में था, जो लगन को दृष्टि भी दे रहा था। तो मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि कांग्रेस के लिए अच्छा साल जाएगा ये। तो दर्शकों, आज आपको याद दिलाने के लिए कह रहा हूं, आप मेरे ऊपर हंसेंगे, मेरे को ट्रोल भी करेंगे कि आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के लिए अच्छा साल जाएगा, वो तो महाराष्ट्र हार गए, वो तो हरियाणा हार गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये किस रेफरेंस में अच्छा साल जाएगा संजय जी? पिछले वर्ष से, मतलब जो 23-24 से ज्यादा 24-25 जाएगा, अच्छा जाएगा। ये मैंने कहा था, पिछले वर्ष भी कहा था, जब आपका उड़ीसा से प्रोग्राम किया था तब मैंने कहा था। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, आप 23-24 से 24-25 में कांग्रेस का फिगर देखिए। उस समय लोकसभा में कांग्रेस की कितनी सीटें थी? 23-24 में 52। 24-25 में लोकसभा का चुनाव आया, कितने सीटें हो गई? 100। एक पार्टी अपनी लोकसभा में एमपी की संख्या डबल बना रही है, उसका वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, उसके 15 करोड़ वोटर हैं इस समय, लगभग 15 करोड़ वोटर है पूरे देश भर में। कांग्रेस का 1 करोड़ वोटर भी अगर पूरे देश में आ जाए ना, तो मोदी जी और शाह जो है सत्ता छोड़ के भाग जाएंगे यहां से। 1 करोड़ वोटर भी बाहर इकट्ठा होके आ जाए तो। और दूसरा बात यह है कि उनके पास कितने राज्य थे, कितने राज्यों में शासन था? हरियाणा और महाराष्ट्र में तो पिछले वर्ष भी उनके पास शासन नहीं था, तो इसलिए उसका लॉस हम कैसे देखेंगे भाई? ज्योतिषी तो उस एंगल से देखेंगे ना कि पार्टी की ग्रोथ हुई कि नहीं हुई। आप देखिए उनकी टैली में एक राज्य ऐड हो गया, जेएंडके के रूप में एक राज्य बढ़ा, उनका घटा कुछ नहीं, राज्य बढ़ा, सीटें लोकसभा की डबल हो गई, और विपक्ष के पद का, उनके नेता को विपक्ष के नेता का एलओपी का पद मिल गया, जो पहले नहीं था। आपको पता, पिछले सदन में तो था ही नहीं कोई विपक्ष का नेता। आज मैं अब इस कुंडली में एक नई भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। यह करंट कुंडली है संजय जी कांग्रेस की, यह जो 25-26 के लिए लागू होगी, मतलब 2025 पूरा इसमें आएगा। यह कुंडली 2 जनवरी 2025 को, देखो पिछली जनवरी 3 जनवरी को आ रहा था वर्षफल, इस बार का वर्षफल जो है कांग्रेस का बन रहा है 2 जनवरी 2025 को 1:15 पे शुरू होगा। मेष लगन की कुंडली है। इसमें इंपॉर्टेंट जो माना गया है कि ईयर लॉर्ड कौन बना, वर्ष का स्वामी कौन है, और मुंथा एक मैथमेटिकल पॉइंट होता है जो वर्षफल को और लगन चार्ट को कंबाइन करता है, वो मुंथा कहते हैं। मुंथा इसमें 11वें भाव में आई है, मुंथेस 11वें भाव में है, मतलब इसमें मुंथा 11वें भाव में, शनि मतलब कुंभ है, क्योंकि कुंभ राशि में शनि आया, और मुंथेश भी शनि बने, ईयर लॉर्ड भी शनि है, और शनि दलित का कारक होते हैं। कांग्रेस को दलित वोट बैंक वापस आ रहा है, दलित का सपोर्ट मिलने जा रहा है, और दलित को इसमें राहु, यहां पर आपको पता है कि
ये जो है कांग्रेस के लिए वर्षफल 2024-25 से भी ज्यादा 25-26 बहुत अच्छा साल जाने वाला है। कांग्रेस को निरंतर राजनीतिक सफलता मिलेगी। और मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन, लग्ना लॉर्ड इज इन 4th हाउस, पावर क्राउन में है, फोर्थ लॉर्ड इन 10th हाउस रिस्पेक्टिंग 4th हाउस, फिफ्थ लॉर्ड इन 9th हाउस मेकिंग एक्सट्रीमली लकी ईयर, 7th लॉर्ड इन 11th हाउस, पार्टी विल इंक्रीज इट्स बेस एंड एलाइज, इनका पार्टी का वोटर का बेस भी बढ़ेगा, एलाइज भी बढ़ेंगे। इनकी फाइनेंशियल पॉलिसीज देश और समाज को मदद करने वाली होंगी। 6th लॉर्ड इन 8th हाउस मेकिंग विपरीत राजयोग, इनका चुनावी सफलता का ग्राफ तेजी से बढ़ेगा। ये सब चीजें मैंने इनके बारे में लिखी हैं। और साथ में मैं इस किताब का बता देता हूं, मुंता का जब मैंने बात करी है, दर्शकों अपने मनगढ़ंत बातें नहीं कहूं, 11वें भाव की मुंता का रिजल्ट इस किताब में क्या लिखा है। गेन्स एंड हैप्पीनेस, हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स एंड बेनिफैक्टर्स, पॉलिटिकल सक्सेस एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। ये इस किताब में लिखा है, मैंने नहीं लिखा। पॉलिटिकल सक्सेस एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर मतलब कांग्रेस जिस चीज को 10 साल से मिस कर रही है वो इनको इस साल सब मिलने वाला। ये कांग्रेस की जन्म कुंडली है, मैं दर्शकों को दिखा देता हूं। ये कांग्रेस की जन्म कुंडली है और 6 मार्च से शनि जो है इनकी शनि की महादशा शुरू हुई जो 6वें भाव में है, और 29 मार्च को शनि इनके लगन में आ जाएंगे। इसीलिए ये एक कुंडली से मैंने बता दिया कि भी कांग्रेस के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम आ रहा है और आप लोग देखेंगे मैक्सिमम स्टेट्स में ये बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे और सरकारें बनाने में इनका सहयोग होगा। चलते चले बीजेपी की इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि बीजेपी की 6 अप्रैल को फॉर्मेशन हुई थी, तो बीजेपी के लिए अब में अभी समय है। आगे चलते चलते मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूं, मेडिकल पॉइंट पे अक्सर मैं कुछ बात करता रहता हूं। संजय जी, इस समय मौसम बहुत जैसे दिल्ली में हमारे 2 दिन से बारिश हो रही है, क्लाउडी मौसम है, एक टिपिकल मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, मानसिक बीमारी हो जाती है। इसको डॉक्टर कहते हैं एसएडी, सीजनल, इसको नाम दिया है एसएडी कहा गया है, और इसका फुल फॉर्म है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। इट इज ए वन सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन। ये डिप्रेशन होता है क्योंकि धूप निकलती नहीं है, वो ठंडा ठंडा रहता है, तो और लोगों को लोनेस फीलिंग आने लग जाती है क्योंकि आपकी एक्टिविटी रुक जाती है, आप घर में बंद होकर बैठ जाते, बाहर निकल ही नहीं सकते, मौसम भी ठंडा और बारिश भी हो रही है। तो उस समय लोग करें क्या, भाई हम कैसे हेल्दी रखें। और आपको बता देता हूं, ऐसे वेदर में हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। एक रिसेंट स्टडी आई थी अखबार में कि जिन लोगों की नींद का समय, सोने का और जागने का समय रेगुलर नहीं होता, वो 26% प्रोन होते हैं हार्ट अटैक के लिए। अमेरिका की यूनिवर्सिटी में यह दिया था 26% दे आर प्रोन टू हार्ट अटैक जिनकी रेगुलर स्लीप और वेक साइकिल नहीं होती है। तो इसलिए हमको एक निश्चित समय पर सोना चाहिए, निश्चित समय पर जागना चाहिए रेगुलर। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये एज टेम्परेचर ड्रॉप द डेज बिकम ग्लूमी, मेनी ऑफ अस फाइंड अवरसेल्फ स्पेंडिंग मोर टाइम इंडोर्स, द कोजी कंफर्ट टर्न्स इनटू लेथार्जी, टायर्डनेस एंड पोटेंशियल सेंस ऑफ आइसोलेशन। ये दिस टाइप ऑफ सीजन चेंजेस ऑल्सो इंक्रीजेस सम अदर मेंटल डिसऑर्डर लाइक बाइपोलर बिहेवियर हो जाता है, रेस्टलेसनेस आती है, एंजाइटी, फियर और डाउन एनर्जी महसूस होती है। इट इज हाई इन समर और लो इन विंटर्स। इट डिक्रीजेस एनर्जी ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट। इसमें विटामिन डी की कमी भी हो जाती है। तो इसको देखिए, इसकी सिम्टम्स क्या है, फटीग, टायर्डनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, disrupted sleep, excessive craving for carbohydrates, social withdrawal, difficulty in concentration, changes in appetite, भूख में भी बदलाव आ जाता है। अब इसका रेमेडी क्या है, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एंड फिक्स स्लीप शेड्यूल, मेडिटेशन, योगा, विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना, गेटिंग सनलाइट, हैव सोशल इंटरेक्शन। चाहे आप चाय की दुकान पर चले जाइए, पान की दुकान पर चले, लेकिन जाइए जरूर, घर से थोड़ा सा निकलिए। और आपको एक बहुत छोटी सी जानकारी बताता हूं, अपने घर में वार्म लाइट लगाइए। 3 तरह की लाइट आती हैं दर्शकों, आजकल एलईडी लाइट है, तो व्हाइट आती है, नेचुरल व्हाइट आती है, वार्म व्हाइट। वार्म व्हाइट लाइट आपको सन की लाइट का आवाज देती है, तो अपने घर में वार्म व्हाइट लगाइए, आपको ऐसा आर्टिफिशियली लगेगा साइकोलॉजिकली कि सूर्य निकल रहा है। तो इसमें एक छोटी सी जानकारी और देता हूं, अपने रेगुलर गर्म पानी पीजिए और 3 स्टेप जरूर करिएगा। कोई गुनगुना तेल लेकर के हथेलियों को मालिश करिएगा, हाथों को मालिश करिएगा, उंगलियों को करिएगा, और तलवों को ऐसा मुट्ठा बना के करिएगा। ब्लड का सर्कुलेशन हम पंप करेगा। फेस के ऊपर जितने भी फेस की रिवाइवल की एक्सरसाइज है वो करिए और मालिश करिएगा।
तो इनसे आपको बहुत फायदा होगा। तो मेरा उद्देश्य था कि मैं जो मौसम है आप लोग कैसे हेल्दी रहें, ऐसी सोच के साथ हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरण रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मऊ हरऊ कलेश विकार। जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपने समय दिया। तो ये थे राजीव नारायण जी और मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या शानदार बात की। मनमोहन सिंह जी आदमी भी वास्तव में ऐसे थे। कुछ को यकीन है ये बातचीत पसंद आई होगी। अपने कमेंट से, अपने प्यार से मुझे अवगत जरूर कराइएगा। थैंक यू।